मैं मेंस का एग्जाम लिख रहा था तब मुझे ये चीज रियलाइज हुई थी कि फोकस क्या होता है। जब आप 3 घंटे वहां लिखते हो आप एक अलग ही स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंच जाते हो। लिखते वक्त आपको दुनिया की कोई भी चीज याद नहीं आती, बस आप लिख रहे। अगर ऐसा फोकस पढ़ाई के वक्त आ जाए, वो एक अनइमेजिनेबल फोकस आ जाए, तो फिर तो क्या ही लर्न नहीं हो सकता है। ये एग्जाम को आप पूरा मैकेनिकली मत लीजिए। कई बार हमें फिलोसॉफिकली भी बहुत साउंड होना चाहिए। एग्जाम के पूरे टाइम पर सेल्फ बिलीफ कि मेरा एग्जाम होगा, तो ये एग्जाम होगा और क्यों नहीं होगा। मेंस में आपको चीजों का कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो चीज के बारे में पूछा क्यों जा रहा है, ताकि आप करंट से उसे रिलेट कर सके। और अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है तो आप उसके इंट्रोडक्शन में उस न्यूज़पेपर का एलिमेंट डाल सकते हैं। प्रीलिम्स में स्टैटिक इज द किंग। अगर आपकी स्टैटिक की स्ट्रक्चरल नॉलेज पे कमांड है तो ये एग्जाम आपका रुकेगा ही नहीं। कुछ सब्जेक्ट्स पर आपको बहुत अच्छा कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट को आप 9-10 बार रिवाइज नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है कि आपको जो जिस दिन पढ़ाया गया आप उस दिन शायद रिवाइज नहीं कर पाते। तो वीकली टेस्ट अगर आप रेगुलरली दो तो आपको ये होता है कि हाँ, हफ्ते के एंड में टेस्ट होगा तो वो मुझे देना है, तो उसके लिए आप उसके बहाने से आप पढ़ते हो। जब आपको पढ़ाया जाता है और उसी वक्त अगर आप उन्हें रिवाइज करो तो उसका रिटेंशन जो स्केल है कि रिलेट कर सकते हो कि सर ने ये पढ़ाया था। अगर आप उसे 1 महीने बाद रिवाइज करोगे तो आप ये भूल जाओगे कि इसका रीजन क्या था, जो सर ने बताया था वो क्या है। अगर आप उसे 1 हफ्ते या 10 दिन बाद रिवाइज करेंगे तो उसको लर्न करने में टाइम ज्यादा लगेगा। मान लीजिए पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ा, एक बार पढ़ा, फिर से पढ़ा, और फिर आप पिछले 20 साल के जो भी पार्लियामेंट के बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको कीजिए। पहली बार में आप 20 गलत कर सकते हैं या 15 गलत कर सकते हैं। तो आप देखिए कि आपने चैप्टर पढ़ने के बाद भी ये 15 क्वेश्चन गलत क्यों किए। उस चैप्टर को रिविजिट करिए। आप साल भर मेंस की नॉलेज एक्यूमुलेट कर रहे हैं, लेकिन प्रीलिम्स के लिए आप इतना कर सकते हैं कि आप PYQs साल भर से ही चालू कर दीजिए। कि आप जब तक प्रीलिम्स की तैयारी सच में करें तब तक आपके 2 रिविजन PYQs पे हो जाने चाहिए। इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए जो भी क्रेडिट जाता है वो मेरे टीचर्स को जाता है, वो मेरे पेरेंट्स को जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जिन्होंने सालों से इतनी मेहनत की है कि मैं इस काबिल बन पाऊँ। अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूँ सर, तो मुझे लगता है कि UPSC में स्ट्रैटेजी का एक सबसे फंडामेंटल रोल है, क्योंकि किस तरीके से पढ़ना है और किस दिशा में अपने आप को फोकस करना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम मान लीजिए प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में हम आमतौर पे देखते हैं कि उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल वो PYQs का रहता है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम कैसे करें ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बढ़िया। तो जैसे मैं क्या करता था कि अगर मान लीजिए हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में आप ये करिए कि जो आपके नोट्स हैं, जिस किताब को भी आप रेफ़र कर रहे हैं, आपने मान लीजिए पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ा, करेक्ट, तो आपने उसे पूरे फोकस के साथ पढ़ा, एक बार पढ़ा, फिर से पढ़ा, और फिर आप पिछले 20 साल के जो भी पार्लियामेंट के बेस्ड क्वेश्चंस हैं करेक्ट, उनको कीजिए। फिर आप उनको सॉल्व कीजिए। अगर वो 50 क्वेश्चन है तो उसमें से शायद 20 ऐसे होंगे जो आप गलत करें। पहली बार में आप 20 गलत कर सकते हैं या 15 गलत कर सकते हैं। ठीक है। तो आप देखिए कि आपने चैप्टर पढ़ने के बाद भी ये 15 क्वेश्चन गलत क्यों किए। तो फिर आप उनके आंसर्स देखिए, फिर उस चैप्टर को रिविजिट कीजिए कि मुझसे कुछ भूल हुई है, मैं कुछ भूल गया, और फिर उसे वहाँ पे मार्क कीजिए। तो इस तरीके से चैप्टर बाय चैप्टर आप जाइए और जो PYQs हैं सेक्शन वाइज उनको कंप्लीट कीजिए। तो जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, एक और चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा प्रिपरेशन के टाइम, वो ये है कि हम मेंस और प्रीलिम्स की जो स्ट्रैटेजी है वो कंबाइंड रखते हैं। कि मेंस हम पूरे साल भर करते हैं और जब प्रीलिम्स की बारी आती तो हम प्रीलिम्स के पिछले 3 महीने 4 महीने देते हैं। बट मुझे लगता है इसमें एक फ्लॉ है। इसका फ्लॉ ये है कि हम साल भर प्रीलिम्स को फिर निगलेक्ट कर जाते हैं। बिल्कुल सही। जो PYQs हैं, आप साल भर मेंस की नॉलेज एक्यूमुलेट कर रहे हैं, लेकिन प्रीलिम्स के लिए आप इतना कर सकते हैं कि आप PYQs साल भर से ही चालू कर दीजिए। तो मैंने PYQs करना प्रीलिम्स से पहले चालू नहीं किया, मैंने उसके 1 साल पहले से प्रीलिम्स के PYQs सॉल्व करना चालू कर दिया था। क्योंकि आप जब तक प्रीलिम्स की तैयारी सच में करें तब तक आपके 2 रिवीजन PYQs पे हो जाने चाहिए। यस सर। तो उसकी स्ट्रैटेजी यही है कि आप कोचिंग में जो भी पढ़ रहे हैं या आप खुद जो भी रेफ़र कर रहे हैं उसके साथ साथ आप रोज़ जो है PYQs देख लीजिए, 10 देख लीजिए, 12 देख लीजिए, ज़्यादा नहीं, लेकिन आप आधा घंटा या 1 घंटा देखिए, ताकि आपको ये समझ आए कि क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है या क्या नेचर है क्वेश्चन का, वो अगर आप समझ लें
क्वेश्चन आपने देखे और फिर जब आप पढ़ रहे हैं तो आप रिलेट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन पहले आया है Exactly. और उसकी इंपॉर्टेंस आपको, उसकी सिग्निफिकेंस आपको पता चलेगी। तो ये एक तरीका है जो PYQs और जो आपकी स्ट्रक्चरल नॉलेज है जो आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं, जो आप ब्रॉडर सेंस में अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उन दोनों को रिलेट करने का। तो सर ये स्ट्रेटजी रहेगी। बहुत बढ़िया। जैसे 20 क्वेश्चंस उनके सॉल्व नहीं हो पाए तो रिविजिट करेंगे, देन अगेन वो हो सकता है 20 से 10 रहे, बिल्कुल, फिर 5 हो। बिल्कुल सर। जब वो 0 हो देन इट मींस कि नाउ यू ही और शी ऑन द राइट ट्रैक। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। PYQs की इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि हम देखते हैं कि हम मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं, बट द बेस्ट की टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एग्जाम इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ओनली। करेक्ट। कि पार्लियामेंट से अगर क्वेश्चन आ रहा है या प्रेसिडेंट से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो कौन सी चीज़ें पूछी जा रही हैं एक्चुअली में, क्या फंडामेंटल है, क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्या पता होना चाहिए। और दूसरी बात ये भी कि PYQs को सॉल्व करके आपकी एक इंट्यूशन भी डेवलप होता है कि अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, यू कैन स्टिल फिगर आउट कि इसका आंसर ऐसा हो सकता है। इन ऑल लाइकली केसेस हो सकता है वो गलत हो, लेकिन अगर आपको चांस फिर कभी लेना पड़े और आपके पास एक PYQs की एक सॉलिड एक्सपीरियंस है तो सर वो बहुत हेल्प करेगा आपको। प्रीलिम्स में स्टैटिक इज द किंग। अगर आपकी स्टैटिक की स्ट्रक्चरल नॉलेज पे कमांड है तो ये एग्जाम आपका रुकेगा ही नहीं। और वो स्टैटिक का मतलब है पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, ये 4 सब्जेक्ट्स। अगर इनकी स्ट्रक्चरल नॉलेज आपकी अच्छी है, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि मेरा प्रीलिम्स का स्कोर अराउंड 120 है और मैंने 85 या 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करे हैं, मैंने 76 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन मेरे सही क्वेश्चंस अराउंड 65 हैं, मेरे सिर्फ 10 या 11 क्वेश्चंस गलत हैं। तो ये एक्यूरेसी तभी आ सकती है अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त असली एग्जाम में आप ये रिस्क ले सकें कि जो मैंने आंसर सॉल्व किया है, जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो सही है। उस मोमेंट पे अपने आप पे कन्विक्शन तभी आएगा जब आपने उस चीज़ को कम से कम 10 बार पढ़ा हो। तो पॉलिटी के नोट्स, वो नोट्स मैंने कम से कम 9 या 10 बार रिवाइज किए थे। और एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स, जो राहुल सेंगर सर के नोट्स हैं, वो भी मैंने कम से कम 9 या 10 बार रिवाइज किए हैं, इस तरीके से कि जब आप 7वां या 8वां रिवाइज करें तो आप वो आपकी उंगलियों पर वो चल रहा है, वो एक मंत्र की तरह उसका जाप हो रहा है, उस तरीके से आपको रिवाइज करना है। या इकोनॉमिक्स के जो रेड्डी सर के नोट्स हैं या विभास सर के जो प्रीलिम्स के नोट्स हैं, वो इसलिए क्योंकि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उस वक्त एक प्रेशर टाइम का होता है, उस वक्त ऐसा लगता है कि टाइम ज़्यादा जल्दी जा रहा है। तो उस मोमेंट पे अगर आपकी स्टैटिक नॉलेज बहुत स्ट्रांग है तभी आप कम क्वेश्चन करके ज़्यादा एक्यूरेसी ला सकते हैं, क्योंकि आप फिर एक्स्ट्रा रिस्क नहीं लेंगे कि जो मुझे क्वेश्चन नहीं आता उसमें भी रिस्क ले रहे हैं। वो एक गलत स्ट्रैटेजी है। वो हमें तब करना पड़ता है जब हमें अपने किए हुए क्वेश्चंस पे कन्विक्शन ना हो। कन्विक्शन लाने के लिए आपको रिवीजन करना होगा, और रिवीजन ऐसे हो कि आपसे एक, जैसे मुझे इस बार पॉलिटी में शायद मेरा प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन गलत है, तो अगर आप सोचिए कि कुछ सब्जेक्ट्स पे इतनी महारत हासिल कर लीजिए कि अगर मान लीजिए पॉलिटी के 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर मान लीजिए 18 या 20 तो आ ही रहे हैं, उसमें से अगर मान लीजिए 2 ही गलत हो गए तो आप फिर भी 35 मार्क्स ला रहे हैं। एक सब्जेक्ट से आप 35 मार्क्स ला रहे हैं और प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए आपको 90 प्लस स्कोर चाहिए। तो 35 एक से आ रहे हैं, और अगर एक और सब्जेक्ट में आप इतना अच्छा स्कोर कर पाएँ, चाहे ज्योग्राफी हो चाहे हिस्ट्री हो, जिसमें आप 90% एक्यूरेसी ले आए, तो आप 2 सब्जेक्ट से ही अराउंड 50 या फिर 45 मार्क्स ला सकते हैं। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि 2-3 सब्जेक्ट पर आप इतना अच्छा फोकस करें और बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने। आपको हॉरिजॉन्टल जो आपका एक्सपेंस है वो प्रीलिम्स में होना चाहिए। लेकिन ये समझना भी इंपॉर्टेंट है कि कुछ सब्जेक्ट्स पर आपको बहुत अच्छा कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट को आप 9-10 बार रिवाइज नहीं कर सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स को आप 3-4 बार रिवाइज करते हैं, कुछ को 2-3 बार भी करते हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो जिसमें गलती करना आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। जैसे पॉलिटी की सिग्निफिकेंस इसलिए क्योंकि उसका सिलेबस बहुत डिफाइंड है। आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इतने डिफाइंड सिलेबस में लर्न करना थोड़ा इजी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में द क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम एनी स्फेयर, तो वहाँ पर आपको अपने लॉजिक्स यूज़ करने पड़ सकते हैं।
लेकिन पॉलिटी जैसा क्वेश्चन सब्जेक्ट है या फिर हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट है, वहाँ पर अगर आपकी रिविजन्स मल्टीपल होंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, तो कई बार जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि मान लीजिए कोई किसी रूलर पे कोई क्वेश्चन आ गया है किसी भी चीज़ का, तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप ये लॉजिक ज़रूर लगा सकते हैं कि हाँ इस वक्त में ये चीज़ नहीं हुई होगी, तो वो रिलेटेबिलिटी तब आएगी जब आपने अच्छे से पढ़ा होगा। थोड़ा स्मार्टनेस तो रखनी पड़ेगी। एकेडमिक की बात करते हैं, आपने ग्रेजुएशन कब की, कैसे की और कैसा कैसा रहा उसका पे? सर मेरी ग्रेजुएशन हिंदू कॉलेज से हुई है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, and I have done my honors in political science from Hindu College. Right now I'm pursuing my masters. I'm in the final year of my masters from Delhi University. तो मेरा जो एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है वो लाइक मैं अपने कॉलेज में फर्स्ट और सेकेंड ईयर में टॉपर था। अच्छा। यस, तो इसलिए मैंने PSIR ऑप्शनल चूज़ किया क्योंकि मुझे पॉलिटिकल साइंस का पहले से ही बहुत शौक था पढ़ने का, तो इसलिए मैंने PSIR को चूज़ किया और होपफुली उसमें भी मेरा ठीक रिजल्ट हो। देखो ये है ना स्मार्ट तरीका। ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट था उसी को ही इन्होंने ऑप्शनल बनाया क्योंकि उसमें बहुत कुछ इनको पता था और वो काम आ गया ऑप्शनल में भी। बिल्कुल। सर ये बताइए, ये कब आपने शुरुआत की यूपीएससी? आफ्टर ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन से पहले ही आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी? नो सर, ग्रेजुएशन से पहले तो नहीं की थी। ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट की थी, जो मेरा फाइनल सेमेस्टर था तभी मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी। 2024 जनवरी की बात है ये। तो 2024 जनवरी से मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन और 2025 के फरवरी में मेरी कोचिंग ख़त्म हुई और मई में पहला मैंने अटैम्प्ट दिया। तो उससे पहले अगर मैं बात करूं सर, तो यूपीएससी मुझे हमेशा से करना था, लाइक 11th क्लास 12th क्लास से ही प्लानिंग पहले से थी? प्लानिंग यही थी। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि जैसे मेरे जो पापा हैं तो ही इज़ अ प्रिंसिपल राइट नाउ, तो वो उन्होंने ही मुझे इस चीज़ के बारे में इंट्रोड्यूस कराया था बचपन में ही। तो एक फ़ायदा मुझे लगता है कि और एस्पिरेंट से पहले एक एज ये है कि मैंने कुछ ऐसी सब्जेक्ट्स अपनी लाइफ में बहुत पहले पढ़ लिए थे अच्छे से, जो कि हम पढ़ते हैं। जैसे स्पेक्ट्रम मैंने पहली बार 9th क्लास में पढ़ी है। उस वक्त वो राजीव अहीर सर की किताब आती थी छोटी सी, अब तो स्पेक्ट्रम बहुत मोटी किताब है। उस टाइम पे वो 500 पेजेस की थी जब मैंने 9th क्लास में, विद नोट्स अभी मेरे पास है वो किताब। सुभाष कश्यप का आवर कॉन्स्टिट्यूशन और आवर पार्लियामेंट की 2 कमाल की किताबें हैं, वो मैंने 9th क्लास में पहली बार पढ़ी थी और उसके नोट्स मैंने तब बनाए थे। तो कुछ चीज़ें मेरे मन में उस वक्त आत्मसात हो गई जब मैं इस चीज़ के बारे में इतना सोच भी नहीं रहा था। मॉडर्न हिस्ट्री मैंने इस पूरे प्रिपरेशन में सर 1 या 2 बार पढ़ी है। अच्छा। क्योंकि मुझे हिस्ट्री बुक्स पढ़ने का शौक़ है, पॉलिटी की बुक्स पढ़ने, बायोग्राफीज़ ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ने का शौक़ है, तो मैंने इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री पर इतना ध्यान नहीं दिया कि वो मुझे आता है। और जब एग्ज़ाम में आया तो मुझे लगा कि ये तो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा। तो मुझे लगता है कि आपको इस एग्ज़ाम के लिए अगर इसको क्लियर करना है तो आपकी जो आसपास की चीज़ें हैं उनको भी थोड़ा इस नोइंगली अननोइंगली वो चीज़ें आपके साथ अलाइन हो जाती हैं। तो दैट इज़ समथिंग कि मुझे, जैसे मैंने रिवीजन की बात की थी विकास जी, अब जैसे कोई बच्चे कोचिंग कर रहे हैं, कोचिंग से शाम में आए, फ्रेश होते हैं, फिर डिनर वगैरह किया, उसके बाद थके रहते हैं, सो जाते हैं या फिर कुछ वक्त मिला उसका रिवीजन नहीं कर पाते, फिर नेक्स्ट डे फिर कोचिंग है, तो एक बैकलॉग तैयार हो जाता है। बट हमने जो पढ़ा उसको सेम डे पे रिवीजन करनी है, तभी सही रहेगा। तो इसके लिए क्या आप कहते हैं, मतलब आपकी क्या इसमें आप क्या कहना है, कैसे इस चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं? यस सर, सर मैं काफ़ी रेगुलरली कोचिंग आता था। तो ये एक बात है कि कई बार ऐसा होता है कि आपको जिस दिन पढ़ाया गया आप उस दिन शायद रिवाइज नहीं कर पाते, बैकलॉग तैयार हो जाता है, फिर जी बिल्कुल, क्योंकि शायद आप कोई जॉब कर रहे हैं या फिर मास्टर्स जैसे मैं कर रहा था या ग्रेजुएशन कर रहा था, तो वो चीज़ें आ जाती हैं बीच में, बट वो बैकलॉग ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वीकली टेस्ट अगर आप रेगुलरली दो तो आपको ये होता है कि हाँ हफ्ते के एंड में टेस्ट होगा तो वो मुझे देना है, तो उसके लिए आप उसके बहाने से आप पढ़ते हो। तो मोस्ट केसेस में मैं ऐसा करता था कि जैसे पॉलिटी हो गया या इकोनॉमी हो गया, स्टैटिक के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आप उसी दिन कोशिश करिए कि आप वहीं रिवाइज कीजिए। जैसे इन्वायरमेंट के जो नोट्स हैं AP सिंह सर के, तो वो इन्वायरमेंट पढ़ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि उसमें फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो मुझे याद है कि सर के पढ़ाने के साथ साथ ही मैं उसको 3 या 4 बार रिवाइज़ कर चुका था। साथ जब उनकी क्लासेस चली रही थी मैं घर जाकर 1-2 बार उन्हें रिवाइज़ करता था, क्योंकि जब आपको पढ़ाया जाता है
और उसी वक्त अगर आप उन्हें रिवाइज करो तो उसका रिटेंशन जो स्केल है, हाँ, और वो याद भी रहता है कि रिलेट कर सकते हो कि सर ने ये पढ़ाया था। अगर आप उसे 1 महीने बाद रिवाइज करोगे तो आप ये भूल जाओगे कि इसका रीजन क्या था, जो सर ने बताया था वो क्या है, तो आप वो रिलेट नहीं कर पाओगे। Now he is going to start from a scratch kind of. जीरो से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जब भी आप उसे करें तो ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें और भी चल रही होंगी तो शायद उस दिन ना हो पाए, लेकिन कोशिश करिए कि उसी दिन हो पाए। और आप साथ साथ में जो भी करना पड़ेगा। एग्जैक्टली तो आप उसे, और उसका एक फ़ायदा है कि आपको अगर आप उसी दिन रिवाइज करेंगे तो आपको टाइम बहुत कम लगेगा। अगर आप उसे 1 हफ्ते या 10 दिन बाद रिवाइज करेंगे तो उसको लर्न करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। सही बात है, यही मैं पूछना चाह रहा। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे मैनेज कर बच्चे, क्योंकि मुझे लगता है टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन के लिए और सारी चीज़ों के लिए। सर टाइम, जैसे मेरी तो मास्टर्स भी चल रही थी तो असाइनमेंट्स होते थे एंड बीच में सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता था कि उस सेंस में मुझे थोड़ा फ़ायदा इन द सेंस कि मुझे ये पता होता था कि मेरे पास टाइम कम है। तो टाइम कम होता है जब तो आपकी इंटेंसिटी ऑफ वर्क वो ज़्यादा होती है। तो आप 2 घंटे में 3 घंटे वाले प्रोडक्टिविटी से काम करते हो, या उस इंटेंसिटी से काम करते हो कि मुझे 4 घंटे की प्रोडक्टिविटी 2 में निकालनी है। तो एक चीज़ मुझे लगता है कि जब आप पढ़ रहे हो तो आप सिर्फ पढ़ें। जैसे ऑफ कोर्स हम इतना फ़ोन यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है फ़ोन से, बट मैं कई बार ऐसा करता था कि मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं फ़ोन को स्विच ऑफ ही कर देता था। कोचिंग से आए तो फिर फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया 7-8 घंटे के लिए, फिर पढ़ा 3-4 घंटे पूरे फोकस से। और मैं अगर एक छोटी सी बात कहूँ, जब मैं मेंस का एग्ज़ाम लिख रहा था तब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई थी कि फ़ोकस क्या होता है। क्योंकि जब आप 3 घंटे वहाँ लिखते हो आप एक अलग ही स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुँच जाते हो। वहाँ आप लिखते वक्त आपको दुनिया की कोई भी चीज़ याद नहीं आती, बस आप लिख रहे हो। तो मैं सोचता हूँ कि अगर ऐसा फोकस पढ़ाई के वक्त आ जाए, वो कि आप 3 घंटे, वो एक अनइमेजिनेबल फोकस आ जाए, तो फिर तो क्या ही लर्न नहीं हो सकता है। बट येस, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप 2 घंटा 3 घंटा एक स्ट्रेच में पढ़ने की कोशिश करिए। आप अपना हॉरिजॉन्टल एक्सपेंस बढ़ाइए, अपनी सिटिंग बढ़ाइए। तो येस, मतलब कोचिंग 2-2.5 घंटे 3 घंटे की होती है। उसके बाद आपको कम से कम मतलब मैं कहूँगा कि 6 घंटे या 7 घंटे की, मैं कोशिश करता था 8 घंटे पढ़ने की, लेकिन मैं कभी नहीं पढ़ पाता था। कभी 8 या 9 घंटे भी पढ़ लेता था, कभी 5 हो जाता था, कभी 4 हो गया, कभी 6 हो गया। लेकिन एक चीज़ जो, मतलब मैं सेल्फ एप्रिसिएशन के लिए नहीं कहूँगा, बट ये बोलूँगा कि थ्रू आउट द एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मैं कंसिस्टेंट रहा। ऐसे बहुत ही कम दिन हुए जब मैंने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन हर दिन आप कभी 5 ही घंटे पढ़ा, कभी 6 पढ़ा, कभी 10 पढ़ा, कभी 8 भी पढ़ा, लेकिन पढ़ते गए। अगर नोट्स पढ़ने का मन नहीं है तो PYQs उठा लिए, चैट GPT पे कुछ। और इसमें एक और चीज़ है सर, टेक्नोलॉजी का अगर हम सही यूज़ करें वो एक शानदार है। जैसे अब तो AI के इतने मॉडल्स हैं हमारे पास, तो आपने भी चैट GPT का इस्तेमाल किया था? यस सर, बिल्कुल, अनडाउटेडली। चैट GPT का मैं यूज़ ऐसे करता था कि जैसे खासकर मैंने इकोनॉमी और साइंस के लिए बहुत यूज़ किया। तो जैसे सर हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते थे, आज़ खान सर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, तो सर का स्पेस मॉड्यूल मुझे बहुत ही शानदार लगता था। उनका तो मतलब ही इज़ ब्रिलियंट। तो ये कैसे प्रॉम्प्ट तो देना पड़ता होगा? प्रॉम्प्ट का ही पूरा जो है खेल है कि अगर तो जैसे मुझे याद है कि एक बार सर ने हमें सब प्राइम लेंडिंग क्राइसिस पढ़ाया था, आई थिंक विभास सर ने पढ़ाया था, तो मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा। तो मैंने चैट GPT पे ऐसे प्रॉम्प्ट दिया कि एक्सप्लेन सब प्राइम लेंडिंग क्राइसिस टू मी विद अ सिंपल एग्जांपल। तो उसमें आपको वो एग्जांपल देगा और फिर आपके कॉन्सेप्ट्स इतने ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। मुझे लगता है इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी खासकर इन 2 सब्जेक्ट्स को आप बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से AI के मदद से आप पढ़ सकते हैं। ये आप रूल बना दीजिए कि फिर नोट्स हैं जितने भी हैं उनसे एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो मोस्ट केसेस में आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। क्योंकि इतना नॉलेज है, हम लोग गैदर करते रहते हैं लेकिन रिवाइज करते नहीं इतना। ये एग्ज़ाम को आप पूरा मैकेनिकली मत लीजिए कि बस ये एग्ज़ाम है, कुछ किताबें हैं, कुछ सॉल्व करना है। कई बार हमें फिलोसॉफिकली भी बहुत साउंड होना चाहिए, और उसका मतलब ये है कि आपको एग्ज़ाम के पूरे टाइम पर सेल्फ बिलीफ
या मैं कहूँ एक प्योर मैनिफेस्टेशन। मतलब मुझे इस बात पे यकीन है कि जब मैं खुद एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था तो मेरे माइंड में यूपीएससी के अलावा कोई चीज़ नहीं थी। अगर आप मुझसे 1 साल पहले मिलते और मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपसे बात ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन मेरे माइंड के कोने में वही चल रहा है कि मेरा एग्ज़ाम हो जाए, मैं एग्ज़ाम करना चाहता हूँ। तो वो एक मैनिफेस्टेशन आपको हमेशा करना है कि मेरा एग्ज़ाम होगा। एटलीस्ट आपको ये सोच के चलना है कि आपका ये एग्ज़ाम होगा और क्यों नहीं होगा, क्योंकि इतने बड़े एग्ज़ाम में आपको हमेशा इंस्पायर्ड रहना है, ड्रिवन रहना है, हर दिन सुबह उठना है, मोटिवेटेड रहना है। और मोटिवेशन आप बाहर मत ढूंढिए, लेकिन मोटिवेशन के लिए आपको खुद ये ज़ील होनी चाहिए कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो मैं जो भी फर्स्ट अटैम्प्ट देने वाले हैं या सेकंड अटैम्प्ट देने वाले हैं उनके लिए यही बोलूँगा कि आप अपना जो कोर है बिलीफ का उसको बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए कि हाँ ये मेरा एग्ज़ाम होगा, बिल्कुल क्यों नहीं होगा। न्यूज़पेपर का जो रोल है आई थिंक उस पर जितना भी बोला जाए वो कम है। मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही रिलीजियसली न्यूज़पेपर को पढ़ा है, कई बार उससे नोट्स भी बनाए। तो न्यूज़पेपर इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज़पेपर की सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस इस चीज़ में है कि उसमें टॉपिक्स एक ही टॉपिक पर बार बार कोई आर्टिकल आएगा। जुडिशियल रिव्यू पे बार बार कोई आर्टिकल आएगा, वैल्यू एडिशन कर सकते हैं अपने नोट्स पे। जी, तो आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। और जब बार बार एक ही चीज़ आपके न्यूज़पेपर में रीट्रेट हो रही है तो आपके वो कॉन्शियस मेमोरी में वो सेटल हो जाती है। बहुत बढ़िया। मेंस में वो बहुत काम आता है क्योंकि मेंस में आप कुछ पर्सपेक्टिव्स लिखते हो और पर्सपेक्टिव्स वो तभी मिलते हैं जब आप न्यूज़पेपर को बार बार उसको करंट से कनेक्ट कर सकते हो। तो न्यूज़पेपर पढ़ना मुझे लगता है कि मैगजीन पढ़ने से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। थॉट प्रोसेस भी अच्छा बनता है न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली, आप थॉट प्रोसेस, आपके पर्सपेक्टिव्स बदलते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर मैं मेंस की बात करूँ, मेंस में आपको चीज़ों का कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो चीज़ के बारे में पूछा क्यों जा रहा है, ताकि आप करंट से उसे रिलेट कर सकें। और अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है तो आप उसके इंट्रोडक्शन में उस न्यूज़पेपर का एलिमेंट डाल सकते हैं कि ये चीज़ पूछी जा रही है तो करंटली ये न्यूज़ में था या फिर इस चीज़, तो आप करंट से रिलेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच विकास सर, एंड विशिंग ऑल द बेस्ट।